बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम उजाला के साथ में हूँ आपका मेज़बान ताहिर बड़ेच। नाजरीन, आज इंशाल्लाह हम बात करेंगे स्ट्रोक के बारे में, फालिज जिसे हम कहते हैं, एपिलेप्सी मिर्गी के बारे में, और इसके अलावा माइग्रेन जिसे सर दर्द या आधे सर का दर्द भी कहा जाता है, और इसके अलावा साइटिक पेन जिसे रग नसा भी कहते हैं, इसकी क्या वजूहत हो सकती है और इसका तदारुक और ट्रीटमेंट किस तरह किया जाता है। तो आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है मोहतरम डॉक्टर अमल्ला खान काकड़ साहब। डॉक्टर साहब न्यूरोलॉजिस्ट है, न्यूरो फिजिशियन है। तो आज इंशाल्लाह डॉक्टर साहब से हमारी गुफ्तगू इसी बीमारियों पर होगी। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आज आपने हमें वक्त दिया। ताहिर साहब, आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी कि आपने टाइम निकाला और आए आप यहाँ पे, और आप हमारे व्यूज़ लोगों तक पहुँचाने के लिए काम कर रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, पहला क्वेश्चन मेरा आपसे स्ट्रोक के हवाले से है, जिसे हम फालिज भी कहते हैं। इसकी क्या वजूहत हो सकती है और फिर इसकी ट्रीटमेंट किस तरह की जाती है? डॉक्टर साहब, बहुत अहम सवाल है डॉक्टर साहब। इसमें होता यह है कि फालिज, अमूमन पहले समझने की बात है कि फालिज होता क्या है। फालिज ब्रेन के अंदर, दिमाग के अंदर और हराम मगज़ के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं, खुलिये होते हैं, जिसको हम लोग अल्फाज में हम लोग मगज़ बोलते हैं, उनके डिसफंक्शन की वजह से, यानी वो काम करना छोड़ दें, तो उसको फालिज बोलते हैं। और अमूमन वो अगर रगों के मसले की वजह से हो, या रग बंद होने की वजह से, या रग के फट जाने की वजह से हो, तो उसको फालिज बोलते हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी इंसान को दिमाग में रग एक साइड पे बंद हो जाए, तो उससे सपोज अगर राइट साइड पे होता है दिमाग में रग बंद होना, तो उससे उल्टे साइड की बॉडी या हेमी बॉडी, या मतलब फेस, आर्म, और कभी कभी फेस, आर्म और लेग, ये तीनों जो है काम छोड़ देते हैं, तो इसको फालिज बोलते हैं। होता अमूमन इसमें वजूहत बहुत सारे हैं। कुछ इसके अंदर ट्रीटेबल वजूहत है, कुछ काबिल इलाज है, कुछ नाकाबिल इलाज। काबिल इलाज उसके अंदर वो है कि जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर, स्मोकिंग, कोलेस्ट्रोल, ओबेसिटी, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, कुछ दिल की बीमारियां जैसे होती है वाल्वुलर हार्ट डिजीज़, उनकी वजह से हो। तो ये 8-10 ऐसी बीमारियां जो कि ट्रीटेबल हैं। कुछ अनट्रीटेबल है, जैसे जेंडर हो, मतलब मेल फीमेल, वो आप चेंज नहीं कर सकते, मेल में कुछ ज़्यादा होते हैं, कुछ ख़ानदानों में ज़्यादा होती हैं ये बीमारियाँ, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। उम्र जैसे बढ़ता रहता है तो उसके अंदर हो, तो उसकी वजह से हो, तो वो भी आप चेंज नहीं कर सकते। अलामतें अमूमन ये होता है कि इलेक्ट्रिक शॉक की तरह अगर कोई अलामत आती है, जैसे आप फिट फाट बंदा अगर वो एकदम उसका एक साइड बॉडी काम छोड़ दे, ये इलेक्ट्रिक शॉक की तरह या आसमानी बिजली की तरह, अगर इस तरह कोई अलामत आ जाए तो उसको हम लोग फालिज बोलते हैं। होता क्या होता है कि इसमें एक फंक्शनल बंदा, काम वाला बंदा, वो विद इन सेकेंड्स डिसेबल हो जाता है। ट्रीटमेंट बहुत अच्छे तरीके हैं उसके अंदर। एक होता है जो रग बंद होने की वजह से एक इसका इलाज होता है, उसको हम लोग TPA बोलते हैं, टिश्यू प्लाज्मा इंजेक्शन। एक इंजेक्शन होता है। कोयटा में आने के लिए हम लोग अभी तक स्टार्ट नहीं करा सके हैं, लेकिन पाकिस्तान के बड़े बड़े शोरूम जैसे इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में काफ़ी अरसे से चल रहे थे। वो बंदा अगर 4-4.5 घंटे के अंदर आ जाए, फालिज वाला बंदा, और उसका CT हो जाए और उसके अंदर ये पता चल जाए कि इसके अंदर रग बंद है, तो फिर वो TPA इंजेक्शन लगता है। वी आर वर्किंग ऑन इट, हम इस पर अभी काम कर रहे हैं। होप सो कि विद इन दिस, इसी 2021 के अंदर ही, तो 2021 के अंदर ही हम उसको वो इलाज शुरू करा दें। सपोज अगर वो नहीं होता, हम लोग नहीं कर सकते हैं, उसके बगैर जो इलाज है हम ये करते हैं कि पेशेंट को फिजियोथेरेपी एट द मोमेंट स्टार्ट करा लें। अगर रग बंद हुआ तो उसके अंदर हम लोग एक लोप्रिन या एस्कार्ड वो गोली स्टार्ट करा लेते हैं। कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो तो उसके लिए लिपिगेट या दूसरी दवाएं जो कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए होती है वो दवा। ब्लड प्रेशर कंट्रोल करा लेते हैं, शुगर अच्छी तरह कंट्रोल करा लेते हैं, वर्कअप करा लेते हैं कि दिल की बीमारियां साथ में हो तो वो भी दे देते हैं। लेकिन मेन ट्रीटमेंट कुछ मेडिसिन, कुछ दवाइयाँ, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे लोप्रिन, एस्कार्ड और लिपिगेट वगैरह, और साथ में फिजियोथेरेपी, ये बड़ा अहम इलाज है। ठीक है। और डॉक्टर साहब, दूसरे क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। एपिलेप्सी मिर्गी जिसे हम कहते हैं, इसकी क्या वजूहत हो सकती है और अलामत क्या होता है, और उसके अलावा इसकी ट्रीटमेंट फिर किस तरह की जाती है? मिर्गी हम लोग आम ज़बान में जाएंगे, जो सबसे बड़ा अहम जो इसका वजह है, वो ये जो अहम टाइप है, उसको टोनिक सीजर्स बोलते हैं। बंदा एकदम, एक बंदे के मुंह से चीख निकलती है जी। उस चीख के बाद बंदा बेहोश हो जाता है, वो हाथ पैर अकड़ जाते हैं, मुंह से झाग आ जाता है, कभी कभी ज़बान काट लेता है, खून आ जाता है, मुझे पेशाब कपड़ों में निकल जाता है, आंखें अमूमन ऊपर की तरफ चढ़ी हुई होती है, और उस दौरान आप पेशेंट से बात करते तो वो समझ नहीं पाता और आपकी बात को जवाब नहीं दे देता। ये जो टिपिकल टाइप, जो खास टाइप है, जिसको हम लोग समझते हैं कि ये मिर्गी का दौरा है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी बॉडी के एक हिस्से में, जैसे चेहरा, हाथ, पैर, उसमें सुनपन महसूस हो, उसमें चूंटियाँ रिगना महसूस हो, तो भी मिर्गी का एक टाइप हो सकता है, उसको सेंसरी सीजर्स बोलते हैं। कभी कभी होता है कि एक साइड आपका चेहरा या हाथ और पैर
کبھی کبھی صرف چہرہ ہوتا ہے, وہ جھٹکے کار ہوتا ہے, مومنٹ ہو رہی ہوتی ہے چہرے میں اور ہاتھ میں جھٹکے ہوتی ہیں, تو اس کو فوکل موٹر سیجرز بول دیتے ہیں. کبھی کبھی ہوتا ہے کہ بندے کو سیجرز بظاہر حرکتیں نہیں ہوتی, لیکن بندہ کچھ دیر کے لیے, کچھ سیکنڈز کے لیے ان رسپانسو, آپ اس کے ساتھ بات کرتے ہیں, آپ کے ساتھ جیسے میں اور آپ آپس میں باتوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں, میں کچھ سیکنڈ کے لیے آپ کی باتوں کو جواب نہ دوں, خاموش ہو خاموش ہو جائے, اس کو ایبسنس سیجرز بولتے ہیں, مطلب آپ کچھ سیکنڈ کے لیے ایبسنس ہو جاتے ہیں. کچھ پھر کمپلیکس پارشل سیجرز ہوتے ہیں جس کے اندر یہ ہوتا ہے پیشنٹ اپنا موومنٹس کرتا ہے, بظاہر ہوش میں لگتا ہے, وہ اپنے کپڑے اٹھاتا ہے, زبان ہونٹوں پر لگاتا ہے, اس کو کمپلیکس مومنٹس ہم لوگ بولتے ہیں کہ پیشنٹ کمپلیکس مومنٹ کر رہا ہے اور ساتھ میں کوئی اور جو جیسے بے ہوشی ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی, اس کو کمپلیکس پارشل سیجرز بولتے ہیں. تو اس کے ڈفرینٹ ٹائپس ہیں. وجوہات اس کے عموماً موروثی ہوتے ہیں, عموماً زیادہ تر وجوہات ہوتے ہیں, اس خاندان میں چلتے ہیں, والد والدہ کو ہو تو اس کے بچوں میں چانسز ہوتے ہیں جینیٹک, یا کچھ ایسے جینیٹک سنڈرومز ہوتے ہیں جن کے اندر یہ بیماری ہوتی ہے. دوسری وجہ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ جن کو ٹراما ہوتی ہے, جو چوٹ لگتی ہے, خاص کر وہ چوٹ جو کہ ہیوی چوٹ ہوتے ہیں, جیسے ملٹری چوٹ ہم لوگ بتائیں, اگر سویلین انجریز ہوتی ہیں, ہم لوگ جیسے روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں اس میں چانسز سر کم, لیکن جو ملٹری والے ہوتے ہیں, دھماکوں میں لوگ ہوتے ہیں یا ان کو بلٹ انجریز ہوتی ہیں, تو ان میں پھر چانسز زیادہ ہوتا ہے ٹراما, چونکہ برین کو زیادہ لگتا ہے تو ان میں چانسز زیادہ ہوتا ہے. تیسرا وجہ ہے کہ فالج کے مریضوں میں برین کے اندر کسی وجہ سے بھی کوئی داغ پڑ جائے, نشان پڑ جائے, اسکار پڑ جائے, چاہے وہ ٹراما کی وجہ سے ہو, فالج کی وجہ سے ہو, تو وہ کبھی کبھی اسپونٹینیسلی بجلی پیدا کرنا شروع کر جاتا ہے, تو جس کی وجہ سے مرگی کے دورے پڑتے ہیں. اور ہم لوگ ایسے سیجرز کو, ایسے ایپیلیپسی کو اسکار ایپیلیپسیز بولتے ہیں. کزن میرج بھی اس کی کزن خاص میرجز وجہ ہو سکتی ہے. عموماً جینیٹک پرابلمس کریٹ کرتا ہے, اور جینیٹکس پرابلم ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے جتنا بھی آپ جینیٹک پرابلم سپوز مجھ میں آپ میں ہے, آپ ایسی جگہ, میری شادی, آپ کی شادی ایسی جگہ ہو جہاں پہ وہ مسئلہ نہ ہو, تو یہ بیماری, یہ جو جینیٹک ابنارملٹی ہے اسی نسل میں ہی ختم ہو جاتی ہے. ورنہ اگر یہ کزن میرجز ہو نا, ایک نسل میں ایک بیماری چل رہی ہو نا, تو وہ بڑھتی جاتی ہے. تو اسی وجہ سے اسلامک طور سے بھی, سائنٹیفک طور سے بھی, کہ شادیاں ایسی جگہ ہوں تاکہ وہ قریبی رشتہ داروں میں نا ذرا دور کے رشتہ داروں میں, تو وہ جینیٹک پرابلم ہے. اس کے اندر ٹیسٹ بھی کرتے ہیں ڈفرینٹ, ہم لوگ ایم آر آئی کرتے ہیں برین کی, سی ٹی اسکین کرا لیتے ہیں, ای جی بڑا ایک اچھا ٹیسٹ ہے, اس کے اندر یہ اس کی تشخیص ہوتی ہے. آگے پھر اس کی دواؤں سے بھی علاج ہوتے ہیں, آپریشن بھی ہوتے ہیں, کچھ خوراک بھی ہوتے ہیں, اسپیشل خوراک جس کو کیٹوجینک ڈائٹ کہتے ہیں. کچھ ڈیوائسز آج کل آئی ہوئی ہیں, ریگولر اسٹیمولیشن, جو کہ بندے کی باڈی میں جیسے ہارٹ کے لیے بیٹری لگاتے ہیں, اسی طرح باڈی میں بیٹری لگا کر کے وہ خود سینس کرتا ہے کہ سیجر ہے کہ نہیں, آ رہا ہے سیجر, اسی ٹائم دماغ کو کرنٹ دے کر کے سیجر کو اسی جگہ پہ روک لیتا ہے. تو یہ دواؤں سے بھی ہو سکتا ہے, سرجری سے بھی ہو سکتا ہے, اور کچھ ڈیوائسز سے اور خوراکوں, ڈفرینٹ خوراک ہے, اس کی وجہ سے بھی ہم لوگ اس کے ذریعے سے بھی اس کا علاج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, میگرین کی طرف آتا ہوں. جیسے اردو میں درد شکی کا بھی کہتے ہیں, آدھے سر کا درد بھی لوگ اسے کہتے ہیں. اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہے, علامات اور ٹریٹمنٹ؟ یقیناً اس سے بھی لوگ جن کو یہ بیماری ہوتی ہے بہت بڑے تکلیف اور کرب سے بالکل اس سے گزرتے ہیں. یہ ایک ڈسیبلٹی پروسیس ہے. دنیا میں ورک سے ایبسنٹیزم, یعنی کام پہ آپ نہیں جاتے ہیں. دنیا تو یہ کاؤنٹ کرتی ہے کہ اگر میں کام کرتا ہوں, ایک ورکنگ بندہ, میں آپ کام کرتے ہیں, آپ اپنے گھر کے لیے کماتے ہیں, اپنے لیے کماتے ہیں, گورنمنٹ کے لیے کماتے ہیں, تو یہ ایبسنٹ ورک ڈیز, آف ورک ڈیز جو ہے نا, مائیگرین میں سب سے زیادہ. اور یہ مائیگرین اتنا کامن ہے, آپ تصور نہیں کریں گے کہ جو ریپروڈکٹیو ایج کی فیمیلز ہوتی ہیں, مطلب بینار کی جب ماہواری شروع ہو جاتی ہے اور جہاں پہ ماہواری ختم ہوتی ہے, یہ ریپروڈکٹیو ایج ہے. تو اس ریپروڈکٹیو ایج میں 35% آف دا فیمیلز سفر کرتے ہیں مائیگرین. اوور آل 18% آف دا فیمیل دنیا میں, 18% فیمیل, اور تقریباً 6-7% میل سفر کرتے ہیں. عموماً اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو درد ہوتا ہے بڑا ٹپیکل, اردو میں اس کے لیے لفظ ہوتا ہے ٹھیسے نکلنا, جیسے اندر کوئی چیز برین کے اندر ہو اور وہ پھٹ رہی ہو, تو وہ ایسا درد ہو, وہ عموماً یونیلیٹرل ہو, ایک سائڈ پہ ہو, باڈی کے ایک سائڈ پہ, اور وہ 4 سے 72 گھنٹے اگر وہ رہے, اور پھر خود بخود ٹھیک ہو جائے یا دواؤں کے ذریعے ٹھیک ہو جائے. ساتھ میں 2-3 علامتیں اور, اگر وہ درد شور سے, روشنی سے, پرفیوم سے, یعنی زیادہ خوشبو والی چیزوں سے, ان چیزوں سے بڑھتا ہو, کام کرنے سے بڑھتا ہو, اور کبھی کبھی نازیہ, متلی یا الٹی ساتھ میں ہو, یہ مائیگرین. اچھا, یہ ڈائگنوز ایک سائڈ پہ درد ہو, سر کے ہیمی سائڈ پہ درد ہو, ایک سائڈ پہ ہو, اور کبھی کبھی دونوں سائڈوں پہ بھی ہو سکتا ہے, ضروری نہیں. سر کے ایک سائڈ پہ درد ہو, ساتھ وہ 4 سے
72 घंटे तक का ड्यूरेशन का हो, और साथ में कभी कभी उल्टियाँ या मतली हो, और वो रोशनी से, शोर से और परफ्यूम वगैरह से, ज़्यादा स्मेली चीज़ों से वो बढ़ जाता हो, ये माइग्रेन हो। इलाज इसका बड़ा आसान है। एक होता है उसका एक्यूट अटैक का जो ट्रीटमेंट होता है कि आप दवा दे देते हैं, वो उसी अटैक को एबॉर्ट कर लेता है, ख़त्म कर देता है, उसको एबॉर्टिव ट्रीटमेंट बोलते हैं। ट्रिप्टेंस के नाम से आते हैं, सोमाटिफ्रम, डिफरेंट नामों के साथ आते हैं। वो एक दवा हम दे देते हैं कि भाई जब आपको शदीद दर्द हो तो आप ये दवा ले लें। लेकिन अगर वो अटैक्स बड़े फ्रिक्वेंटली पड़ते हो, सपोज अगर वो 4 बार से ज़्यादा महीने में पड़ते हो या उससे भी ज़्यादा हो, लेकिन क्राइटेरिया है कि अगर 4 बार से ज़्यादा महीने में पड़ता हो, या 2 या 3 बार भी हो लेकिन वो बड़े शदीद हो और आपको 2-3 दिन रेस्ट करना पड़ता हो, तो फिर हम लोग उसको प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट दे देते हैं। प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट क्या, ऐसी दवा जो कि दर्द को होने से ही, दर्द को आने से पहले ही रोक देता है। उसके लिए डिफरेंट 8-10 दवाइयाँ हैं, उसके अंदर एपिवाल है, ट्रिप्टेनॉल है, इंड्राल है, और भी टोपिरामेट दवाइयाँ। तो 8-10 किस्म की दवाइयाँ हैं जो कि हम शुरू करा लेते हैं। वो पेशेंट को दर्द हो ना हो, मुसलसल 4-5 महीने दे देते हैं, जिसकी वजह से माइग्रेन की सिविरिटी कम हो जाती है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये शाइटिक पेन जिसे रगे निसाब भी कहते हैं, इसकी क्या वजूहत हो सकती है, और ट्रीटमेंट और अलामत के बारे में अगर आप रगे निसाब अमूमन एक बड़ा सा रग चूँकि कमर से निकलता है पूरे पैर टांग तक, अमूमन टांग के जो बैरूनी हिस्सा है ना, यहाँ से होता हुआ अंगूठे तक पहुँचता है, एक बड़ा रग है। इसको शाइटिक नर्व बोलते हैं। उस शाइटिक नर्व की कंप्रेशन की वजह से, अच्छा, किसी भी जगह पे कंप्रेस हो, खासकर बैक के अंदर अगर कंप्रेस हो, किसी वजह से भी कंप्रेस हो, अमूमन ये डिस्क के निकलने की वजह से, डिस्क एक साइड पे स्लिप होने की वजह से होता है, और वो पेन काज करता है कमर से शुरू होकर के अंगूठे तक जाकर पहुंचता है, और साथ में पेशेंट को नमनेस भी फील होती है, वो जगह सुन होता है, वो वाला ऐसा। अच्छा, अमूमन हैवी काम की वजह से होता है या ट्रॉमा की वजह से होता है। बहुत रियरली उस तरह कि वहाँ पे पीप जम हो, जैसे टीबी की बीमारी में होता है, हड्डियों का जो टीबी होता है, लेकिन ये अमूमन हैवी काम की वजह से होता है। इलाज उसका ये है कि एक उसमें ये होता है कि जिस काम की वजह से हुआ है, जिस वजह से वजूहत से हुए हैं, हैवी एग्जर्शन हम लोग पेशेंट से कहते हैं कि वो अवॉइड कर लें। फिजियोथेरापी का बेहतरीन रोल है इसके अंदर, उसके अंदर टेंस हो, हीट थेरापी हो, दूसरी चीज़ें हो, वो करवा लेते हैं। कुछ दवाइयाँ पेन किलर जो कि रगों को बेहतर करने के लिए, मजबूत करने के लिए दवाइयाँ होती है, वो दे देते हैं। कुछ पेन किलर्स दे देते हैं। सर्जरी का कोई 8-10% लोगों में सर्जरी की भी, कभी ऑपरेशन की भी ज़रूरत होती है। अच्छा, तो लेकिन अमूमन फिजियोथेरापी से और दवाओं से वो काम हो सकता है, इलाज हो सकता है। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया हमें वक्त। थैंक यू, आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी कि आप आए और आपने ये काम लोगों के लिए इतने काम किया और लोगों के लिए तक ये मालूमात पहुँचाई, बड़ी मेहरबानी। बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, इस उम्मीद के साथ कि आज का प्रोग्राम आप सबको पसंद आया होगा। जो ख़ास बीमारियाँ थी आप सबको इन्फॉर्म किया, और जो आगाही एक प्रोग्राम इस वक्त आप देख रहे हैं, ख़ास तौर पर एपिलेप्सी और इसके अलावा जो स्ट्रोक, फालिज, रगे निसा और आधे सर के दर्द के बारे में डॉक्टर साहब ने बेहतरीन गुफ्तगू की। डॉक्टर अमाल्ला खान काकड़ साहब न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरो फिजिशियन है। तो इस उम्मीद के साथ कि डॉक्टर साहब की जो बातें हैं उस पर आप सब अमल भी कर लोगे, और जिन्होंने ये प्रोग्राम नहीं देखा उन तक भी ये पैगाम आप सब पहुंचाओगे इंशाल्लाह।